हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्कुलर मोशन में दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और इनसे संबंधित जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले अगर हम बात करें, सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एक गोल गोल घूमने वाला मोशन या चक्कर वाला मोशन, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल है और इस प्रकार से वो मोशन कर रहा है कि वो एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, यानी कि जो उसका पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 घूम करके और एक सर्किल के अराउंड जो है वो मूव करता है और फिर से अपने पोजीशन पे पहुंच जाता है। इस प्रकार से लगातार घूम रहा है, लगातार घूमता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक यहाँ पर कोई सेंटर होगा और सेंटर से वो आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर वो कंटिन्यूअसली वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होता है जिसमें कि जो पाथ होता है पार्टिकल का वो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, तो हम कहेंगे ऐसा मोशन सर्कुलर मोशन होगा। यानी जब कोई पार्टिकल मोशन करे और उसका जो पाथ है वो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस हो। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, आइए इसमें हम चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कैसे जो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन सब चीज़ों को समझेंगे। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक ओरिजिन है, इसको हम ओ मान लें। ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि जहाँ से हम ऑब्जर्वर बैठा है और ये देख रहा है कि कहाँ से पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और ये पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ से मूव करना शुरू किया, करते 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 यहाँ तक पहुँच गया, किसी पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। करते करते ये जब 360 डिग्री का पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो फिर से अपने स्थान पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सुविधा के लिए हम क्या करें, इसको एक्सेस में इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा एक्सेस पे शो कर दिया है, एक्स वाई एक्सेस पे, एक्स वाई डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है और ये आपकी हो जाएगी एक्स की डैश डायरेक्शन। ये अगर हम वाई डायरेक्शन मान लें तो ये वाई डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से, चूंकि ये लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने अपनी घड़ी जो है हमें देखना शुरू किया कि कहाँ से पार्टिकल चलना शुरू कर रहा है, तो हमने जैसे पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा हमने घड़ी की सुई को ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये जो है टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पहले इस पोजिशन पर था और t1 समय के बाद एक थोड़ा सा समय चला और पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लें ए पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा t बराबर t1 सेकंड मान लीजिए लगे उसको पहुंचने में। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमने देखा तो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। इस पॉइंट को हमने b पॉइंट मान लिया। ठीक है, और b पॉइंट को अगर हम देखें तो t बराबर t2 सेकंड हो गया। मान लीजिए t2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। ठीक, अच्छा अब देखिए, अगर मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट पर है तो यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ये लगेगा पार्टिकल यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे ऐसे समझिए कि ऐसे था, पार्टिकल 0 से शुरू किया और जैसे 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 पार्टिकल चल रहा है तो ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है। ठीक है, तो उसकी आंखें जो है कुछ एंगल घूम जाएंगी। ठीक, तो मान लीजिए हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ओ को ए से मिलाते हैं तो ये एक लाइन हो जाएगी। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस मेंटेन थी, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस मेंटेन है, और इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। यानी ये अगर r है तो ये भी r होगा और ये भी r होगा। ठीक है, सभी r होंगी क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो r डिस्टेंस के, r रेडियस के सर्किल में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये मान लें कि पार्टिकल जो है यहाँ से जब चला तो ये एंगल θ1 एंगल बनाता है। जब वो t1 समय बाद पार्टिकल ए पर पहुंचा तो यहाँ से रेफरेंस, इसको हमने रेफरेंस लाइन मान ली है, तो यहाँ रेफरेंस से θ1 कोण बनाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचा बी पर तो इसका एंगल हो गया θ2। ठीक है, तो इसका डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस अगर मान लें
तो इसको हम डेल्टा थीटा कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा डिफरेंस जो है वो, यानी कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का पूछा जाए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब पार्टिकल मूव किया तो कितना एंगल घूम गया, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि ये डेल्टा थीटा एंगल घूम गया, और इसकी वैल्यू अगर कहें तो ये थीटा टू माइनस थीटा वन के बराबर होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हम कितना पार्टिकल कितना चला, ठीक है, ये तो क्या हुआ, ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर देख रहा है कि ऐसे ऐसे कितना एंगल घूम गया, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में पार्टिकल चला कितनी डिस्टेंस, कितनी चला, कितना ट्रेवल किया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मान लीजिए वो डेल्टा एस दूरी तय किया। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है, लेकिन अब चूंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम डिस्टेंस ना कह करके इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए यहां से इस पॉइंट से और ए पॉइंट तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम S1 कह लें, और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको S2 कह लें। तो ये जो डिफरेंस होगा ए से लेकर के बी तक के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये यानी ये वाला जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस कहलाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस को हम ऐसे कह सकते हैं कि S2 माइनस S1। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस की जो वैल्यू है ये कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो अब ये जो है ये क्या हुआ कि एक्चुअल में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, यानी कितना डिस्प्लेस होता है, ए से बी में चलने पर कितना डिस्प्लेस हुआ, वो डेल्टा एस डिस्प्लेस हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो अगर देखे तो उसकी दृष्टि में क्या होगा, उसकी नजर में क्या होगा कि पार्टिकल, वो कहेगा पार्टिकल डेल्टा थीटा एंगल घूम गया, डेल्टा थीटा एंगल घूम गया, पार्टिकल यहां से यहां तक घूम गया। तो ये जो डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको देखिए क्या है कि हमने छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, क्योंकि ए और बी का जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से निरूपित किया है। ठीक है, अब बात ये आती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहां से चलना प्रारंभ करता है, चलते 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 और यहां तक पहुंच जाता है टी समय के पश्चात, यानी डेल्टा कैपिटल टी टाइम लेता है पार्टिकल जो है यहां से यहां तक चलने में। ठीक है, यानी पार्टिकल टी टाइम, ये क्या चीज है, ये टाइम पीरियड है। ठीक है, ये टाइम है, इसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड का देखिए अर्थ ये होता है कि जब कोई पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करता है, जितने समय में एक साइकिल कंप्लीट करता है, जब पार्टिकल यहां से चला और चल करके वापस यहां पर पहुंच गया तो इसको कहेंगे पार्टिकल ने एक साइकिल कंप्लीट कर ली, पार्टिकल ने एक साइकिल कंप्लीट कर ली। तो इस जो एक साइकिल कंप्लीट की है जितने समय में, उस समय को हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। तो हम कहेंगे कैपिटल टी टाइम में पार्टिकल यहां से चल करके वापस इसी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम ये कहेंगे पार्टिकल यहां से चलना प्रारंभ किया और फिर से यहां तक जब पहुंचा है तो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो किया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस है एक सर्किल का, तो यानी कि जब यहां से यहां तक चलेगा तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो जाएगी एक सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई r के बराबर हुआ। ठीक है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये इतनी डिस्टेंस कितना, जब ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी टाइम लगेगा। परंतु एंगल की बात करें तो एंगल यहां से देखिए चलना प्रारंभ करेगा, यहां से देखिए पार्टिकल यहां से हम देखना शुरू करेंगे ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर देखना शुरू करेगा और पार्टिकल घूम करके 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा। ठीक है, तो कितना घूम जाएगा, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो 2 पाई का या ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें कि जब
इधर बात कर लें एंगुलर की, इधर बात कर लें लीनियर की। ठीक है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई का, ठीक है, 2 पाई डिस्प्लेस होगा यहां से लेकर के यहां तक का, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम ये कहें ये क्या है, ये रेडियन में है, हम देखो एंगल जो होता है वो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो डिग्री में और एक एंगल जो है मेजर कर सकते हैं हम रेडियन में। तो रेडियन जैसे ये थीटा जो होता है इसको हम कहें चाहे डिग्री में नोट कर लें, डिग्री में करें, ठीक है, और चाहे रेडियन में करें, मेजर करें। अब रेडियन जो होती है एसआई यूनिट है, रेडियन जो है वो एसआई यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें चाहे 2 पाई कह लें और चाहे इसको हम कहें 360 डिग्री घूम गया, डिग्री की बात करेंगे तो 360 डिग्री, और ये कहेंगे रेडियन। 2 पाई रेडियन घूमने में उसको कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 पाई आर का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, अगर हम कहें 1 रेडियन, अगर एक रेडियन घूमता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन आर अपॉन 2 पाई हो जाएगा, यानी कि आर। ठीक, एक रेडियन जब घूमता है, एक रेडियन जब पार्टिकल घूमता है, यानी कि पार्टिकल एक रेडियन चलेगा तो कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम कहें कि थीटा रेडियन अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर थीटा के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर थीटा रेडियन अगर ये घूमता है तो इसकी वैल्यू आर थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि ये जो आर थीटा हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो आर थीटा, अब यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिनोशन जो होता है वो होता है एस से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं थीटा। तो थीटा को अगर हम देखें, अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एस बराबर आर थीटा आ जाएगी। आई कि नहीं आएगी? ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें डेल्टा एस है, अगर डेल्टा एस होगा तो डेल्टा एस का डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आर की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन डेल्टा थीटा हो जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा रेडियन अगर हम डिस्प्लेसमेंट अगर होता है, डेल्टा थीटा रेडियन डिस्प्लेसमेंट अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा एस बराबर आर इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया। अब इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी हम लोग देखते हैं कि एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन, ठीक है, रेडियस। तो ये एक फॉर्मूला है, तो चाहे इससे निकाल के देखें तो एंगल है मान लीजिए थीटा और आर्क है आपकी एस और डिस्प्ले डेल्टा एस मान लो, अगर ये एंगल डेल्टा थीटा चला तो डेल्टा एस हो गया अपन आर हो गया। तो इससे भी अगर निकालें तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश हुआ, एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ कि डेल्टा एस की वैल्यू जो होती है वो आर डेल्टा थीटा के बराबर होती है या एस बराबर आर थीटा होता है। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो एस है वो आर थीटा के बराबर होगा, या थीटा की वैल्यू क्या है तो एस अपॉन आर हो जाएगा। इसी से अगर हम इसको रिवर्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, नोट करते जाइएगा आप लोग। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एस अपॉन आर, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ठीक है, अगर डेल्टा थीटा की बात करेंगे तो डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक, ये एक फॉर्मूला स्टैब्लिश हो गया। तो यहां पर हम ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो एस है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क को रिप्रेजेंट करेगा और ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले में बात करें कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ये रिलेशन है।
अगर हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, देखिए ये क्या बताता है, ये चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस बताता है। तो अगर हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ कर दें डिवाइड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कर लें, इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और इंटू 1/r, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है, एक नया रिलेशन ये भी स्टैब्लिश हो गया, ये पहली इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरी इक्वेशन मान लीजिए। यानी अगर डेल्टा टी समय, यानी यहां से ए से बी तक जो चला है इसमें समय कितना लगा, डेल्टा टी समय लगा। तो डेल्टा टी समय, डेल्टा टी हम यहाँ अलग फिर से लिख देते हैं, डेल्टा टी का मतलब हुआ t2 माइनस t1, और डेल्टा थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा2 माइनस थीटा1, और डेल्टा एस का मतलब क्या होगा, s2 माइनस s1, ठीक है। तो डेल्टा टी समय जो है, अगर डेल्टा टी समय में अगर हम निकालें तो ये इस प्रकार से वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको अगर हम बात करें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एस क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन, तो इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/r और इंटू v, और ये देखिए अगर ये हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर हमने कहा है कि वेलोसिटी है, ठीक है, ये इसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, तो v को क्या कहेंगे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, तो यहां पर देखिए क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो जैसे यहां पर लीनियर वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का एक नया सिंबल है ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा w छोटे w की तरह होता है, लेकिन ये दोनों हिस्से ये गोल होते हैं, ठीक है, ये ओमेगा कहलाता है, ठीक। तो ओमेगा हम कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर 1/r इंटू वी, या हम कह सकते हैं v/r। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्या है कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, तो चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, तो इसको हम लोग एक एवरेज वैल्यू या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के रूप में देखते हैं और इसके ऊपर दाग लगाते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज की बात करेंगे तो यहां पर ये फॉर्मूला बन गया ओमेगा बार इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या दूसरा फॉर्मूला ओमेगा बार का क्या हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो जहां पर ओमेगा बार क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, तो ओमेगा बार इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या ओमेगा सिंपली ओमेगा बराबर वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं इसको, ये समझाने के लिए सिर्फ है कि ये एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इतना कर लीजिए। अब देखिए अगर ये डेल्टा टी जो वैल्यू है, डेल्टा टी टाइम जो हमने लिया हुआ है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, यानी टेंडिंग टू 0 है, जैसे हम ये कहें कि एफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो क्या होगा कि डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 1/r डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर मिटा दें, तो देखिए जब हम ये जब लिखते हैं
डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो जब डेल्टा टी जो है बहुत छोटा होता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, यानी लगभग जीरो के आसपास मान लेते हैं, तो वहां पर डेल्टा की जगह पर डी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ले आते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी थीटा बटे डी टी, डी थीटा बटे डी टी बराबर हो जाएगा 1/r, और डेल्टा टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी हो जाएगा, डी एस बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है कि डी थीटा अपॉन डी टी जो है, अब इसको हम लोग, ये भी ओमेगा ही होगा, लेकिन ये ओमेगा जो वैल्यू होगी ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। तो ओमेगा इंस्टैंटेनियस जो होगा वो डी थीटा बटे डी टी, और ये वैल्यू होगी 1/r ds बाई डी टी की। यहाँ पर जो हम वैल्यू ले रहे थे, v की वैल्यू ले रहे थे, वो एवरेज वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो वैल्यू होगी इंस्टैंटेनियस वैल्यू। ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहलाता है ds अपॉन dt। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश हो गया। तो यानी क्या करना है कि जब भी कभी हमें एवरेज वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी की निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें इंस्टैंटेनियस वैल्यू निकालनी होगी तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है और वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, if a particle is moving in a circular path of radius, कोई रेडियस मान लेते हैं, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, इट्स डिस्प्लेसमेंट equation is given by theta is equal to 2t square plus 2, 2t square plus 2। ठीक है, तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि एक कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2 है। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। 2 सेकंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और 2 सेकंड पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो 2 सेकंड में कहा गया है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जब हम t बराबर 0 से, यानी इसमें क्या निकालेंगे, इसमें कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 से और t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा। और इसका मतलब क्या है, यहाँ कह रहा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन, वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले केस में क्या करेंगे, पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या कहता है कि इन 2 सेकंड, तो इन 2 सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम एवरेज वैल्यू निकालनी है हमें, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 0, यानी हम थीटा की वैल्यू 2 पे निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 2 पर, और थीटा की वैल्यू 0 पे निकालेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा, तो t2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और t1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर वैल्यू रखें, थीटा 2 का मतलब हुआ कि t की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर। देखिए t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 हो गया,
माइनस जब हम इसमें 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा 2 और अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। अब देखो 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा को क्या लिखेंगे, देखिए थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या था, थीटा को हम रेडियन में लिखते थे और टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया सेकंड में, तो ये कहलाएगा रेडियन पर सेकंड। इसका जो हम यूनिट लेंगे रेडियन पर सेकंड लेंगे, तो 4 रेडियन पर सेकंड हो गया एवरेज वैल्यू, ओमेगा एवरेज, यानी एंगुलर वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू है वो 4 रेडियन पर सेकंड आएगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था एट 2 सेकंड। तो एट 2 सेकंड के लिए देखिए क्या करेंगे, हम ओमेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे और इसकी वैल्यू होगी डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थीटा को हमें डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद वैल्यू रखनी है। तो पहले हम यहाँ पर निकालें डी थीटा बटे डी टी की वैल्यू, तो इसको थीटा को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर को करेंगे 2t हो जाएगा, 2 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4t। अब देखो, अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू 2 सेकंड रखना है। तो अगर हम बात करें कि डी थीटा बटे डी टी एट टी इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक, तो यही ओमेगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो गया 8 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन हमें एक चीज नजर आ रही है कि इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो यहाँ पर 8 से रेडियन पर सेकंड आया, लेकिन जो एवरेज वैल्यू आई वो आई 4 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होती रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, भले ही लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो या चेंज होगी, अभी देखते हैं कैसे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर एवरेज 4 आया इसका मतलब कहीं पर कम रही होगी और कहीं पर बढ़ गई है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर जो अगर t बराबर 2 सेकंड पे निकालें तो 8 रेडियन पर सेकंड आ रही है। ठीक है, लेकिन एवरेज वैल्यू 4 रेडियन पर सेकंड आ रही है, इसका मतलब है कहीं पर एंगुलर वेलोसिटी कम रही होगी, कहीं पर ज्यादा है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको समझते हैं, इनके यूनिट्स क्या होंगे, डायमेंशंस क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए थीटा जो है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हो गया रेडियन। ये कैसा यूनिट है, ये आपका जो यूनिट है वो SI यूनिट है, रेडियन। ठीक है, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए ये एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और ये एंगल कैसा एंगल है, प्लेन एंगल है। ठीक है, तो प्लेन एंगल के लिए अगर हम बात करें तो प्लेन एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो m0, l0 और t0 इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो डायमेंशंस क्या होगा, 0,0,0 इसकी डायमेंशंस हो गई। ठीक है, तो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा, देखो ओमेगा क्या था, ओमेगा था थीटा अपॉन टी या डी थीटा अपॉन डी टी या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये रेडियन में, ये सेकंड में, तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अरे डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, m0, l0 और t ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो t -1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। और डायमेंशंस क्या हो जाएगा, 0,0,-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मिटा दें इसको। चलिए
अभी फॉर्मूला हमने क्या निकाला, डेल्टा ओमेगा कहें चाहे इसको ओमेगा बार कहें, जो भी आप समझो, या इसको लिखें ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज एवीजी लिख लीजिए शॉर्टकट में, ओमेगा एवरेज। इसकी वैल्यू निकाली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। और इसका जो मान आया वो कितना था, डेल्टा 1/r डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के बराबर था, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसको बात करते हैं कि डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू है, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू है वो है बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के, ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के, ठीक है। और या इसकी वैल्यू किसके बराबर, 1/r, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी के बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा वी लिख सकते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा वी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब अगर दोनों तरफ इसको हम क्या करें, इसको हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो दोनों तरफ अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर ये डेल्टा टी हम कहें कि बहुत छोटा है, या इसको पहले देख लें, तो ये जो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी है और इधर आया है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो होता है लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिए, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r इंटू ए लिख लीजिए। अच्छा, अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी को एंगुलर एक्सेलरेशन, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो अल्फा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/r इंटू ए, या a अपॉन r कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो अल्फा आया ये अल्फा एवरेज है, ठीक है। तो बार लगा दें, या इसको अल्फा एवरेज लिख लें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू a अपॉन r, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। तो डेल्टा, अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, या इसको ऐसे लिखें अल्फा बार इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, एक फॉर्मूला ये भी बन गया, यानी कि अल्फा बार क्या है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी है, ठीक। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, अब इसकी यूनिट की बात करें तो ये क्या था, रेडियन पर सेकंड था, और टाइम से फिर से डिवाइड कर दिया, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो m0 L0 और t टू द पावर -2 हो जाएगा, और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 0, 0, -2 डायमेंशंस हो जाएंगे इसके, ठीक। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, ये तो एवरेज वैल्यू थी, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब निकालते हैं, जब डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो आइए रखते हैं, ये मिटा दें, नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए, चलिए मिटाते हैं। अब अगर बात करते हैं कि डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू है 1/r डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के, ठीक। अच्छा, अगर हम कहें कि ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी है, इसको डेल्टा ओमेगा ना लिख करके डी ओमेगा बटे डी टी लिखेंगे, तो डी ओमेगा बटे डी टी, और बराबर ये 1/r तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका r तो चेंज हो नहीं रहा, रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसको बाहर निकालें, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी,
dv अपॉन dt लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आएगी डी ओमेगा अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन r dv अपॉन dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम कहेंगे ये जो वैल्यू है ये अल्फा है, और अल्फा बराबर क्या है, डी ओमेगा अपॉन dt। लेकिन ये अल्फा कैसा है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अच्छा dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है, तो a अपॉन r हो जाएगा, और r क्या होगा, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेंगे, यानी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका अल्फा के लिए ये हो गया, अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt, ठीक, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन यूनिट होगी वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला बनेगा m0 L0 t टू द पावर -2, और डायमेंशन हो जाएंगे 0, 0, -2, ठीक है। तो ये हमने जो डिस्कस किया वो था एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन 3 टॉपिक को हमने डिस्कस किया। अब इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप देखेंगे क्या क्या बने, हम लोगों ने देखिए अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, मिटा दें, नोट कर लीजिए। हम इधर लिखते हैं, इधर लीनियर लिखते हैं, लीनियर में क्या क्या था, उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर में क्या क्या लिया हमने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ये लीनियर और यहाँ पर हम एंगुलर लिखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप आया वो s बराबर क्या आया, r थीटा, ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है रिलेशन, ठीक। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। इनके बीच में जो रिलेशनशिप हमने बनाया v बराबर हुआ r ओमेगा, इसको आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां पर एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने अल्फा से डिनोट किया है। तो वैल्यू क्या आती है, a इज इक्वल टू r अल्फा, a इज इक्वल टू r अल्फा। यहां पर ध्यान रखना, अभी v इज इक्वल टू r ओमेगा ना कह करके, बल्कि v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r ओमेगा होगा। देखिए कैसे होगा वो अभी हम लोग आगे चल करके अगले लेक्चर में इसको समझेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, सिर्फ वो जो वैल्यू होगी वो r ओमेगा के बराबर होगी, पैरेलल कंपोनेंट को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। वो देखिए कैसे होगा वो हम अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमने जो पढ़ा है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसको हम यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड, और इसका हो गया यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो m0 L0 t0 हो गया, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t-1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा m0 L0 t-2 हो गया, ठीक है। तो ये आज हम लोगों का डिस्कशन रहा, जिसमें हम लोगों ने आज देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। थैंक यू।